सो रेशियोज में क्या है, क्या होता है, एक बिजनेस का जो इन्वेस्टर होता है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करने वाला कोई भी हो सकता है जो कंपनी के बारे में जानना चाहता है, वो कैसे जानता है? ऑब्वियसली हर आदमी सीए नहीं है, एसीसीए नहीं है, सीएमए सीपीए नहीं है, उसको नहीं फाइनेंशियल्स एकदम से देख के समझ में आएंगे। वो क्या करेगा, वो कोशिश ये करेगा कि यार मुझे कोई ऐसा बेंचमार्क मिल जाए जिसको मैं देख के ये बता सकूं कि इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। यानी वो बेंचमार्क ढूंढेगा। अब तुम ये बोलोगे कि बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क का मतलब हो गया वो इंडस्ट्री के एवरेजेस देखेगा। ये इंडस्ट्री एवरेजेस क्या होते हैं? अगर कंपनी के किसी रेशियो की बात की जाए तो वो ये देखेगा कि इस इंडस्ट्री में ये कंपनी जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है उसमें ऑन एन एवरेज प्रॉफिट कितना कमाया जाता है और ये कंपनी कितनी कमा रही है। यानी एक लेमैन भी रेशियो समझता है। वो ये समझता है जीपी रेशियो क्या होता है, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, अर्निंग पर शेयर क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी क्या होता है, वो ये सब बातें समझता है। हाँ, कैलकुलेट करने की जो छोटी मोटी कॉम्प्लिकेसीज है वो इनमें दिमाग नहीं लगाता, लेकिन वो ये देखता है कि सेम टू सेम रेशो पूरी इंडस्ट्री का क्या है जो इस कंपनी का है, वो इससे कंपैरिजन करता है। और यही चीज तुम्हें हर बार क्वेश्चन में दी होगी, इंडस्ट्री फिगर्स, इंडस्ट्री रेशोस, इंडस्ट्री परसेंटेजेस, इंडस्ट्री एवरेजेस, ये तीन चार नाम इसके यूज होंगे। तो तुम परफॉर्मेंस पे कैसे कमेंट करोगे? इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करके। अब क्या होगा, एक और सिनेरियो इसमें बार बार क्वेश्चन बोलेगा कि एक कंपनी है, वो एक टारगेट कंपनी को अक्वायर करना चाह रही है। यानी देयर इज वन टारगेट कंपनी, देयर इज वन एक्वायरिंग कंपनी। वो उसको अक्वायर करे कि नहीं करे, आप एडवाइस करो। यहाँ पे बच्चा हिल जाता है, यार मेरे को क्या पता उसको अक्वायर करना नहीं करना है, मेरे को तो यहाँ रिपोर्टिंग सिखाई गई है। तो उसकी तैयारी अपने को करनी है। किसी भी टारगेट कंपनी को अक्वायर करने का फिर आपको क्या दिया जाएगा, इंडस्ट्री एवरेजेस दिए जाएंगे। तो मेरे लिए क्या मापदंड हो गया, क्या बेंचमार्क हो गया, ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री, कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर ये ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है मैं इसको टेक ओवर कर लूंगी, सिंपल। मैं ये परफॉर्मेंस चेक कैसे करूंगी? बेस्ट पार्ट ये है, एफआर लेवल पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन आया है उसने खुद पूछा है कि ये वाले रेशियोज कैलकुलेट करो, तो तुम्हें इसमें डरना नहीं है। दिक्कत वहां आती है जहां क्वेश्चन ये बोलता है कमेंट अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, यानी आपको पता ही नहीं है कि रेशियो कौन सा निकालना है। कोई बच्चा कोई रेशियो निकालेगा, कोई बच्चा कोई रेशियो निकालेगा। अब इन रेशियोज को जो चार हिस्सों में पूरे सिलेबस में बांट के दिया हुआ है, इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मुझे कब कौन सा रेशियो निकालना है। यहां में सबसे पहली चीज तो मैं लिख चुकी, जब भी बिजनेस के परफॉर्मेंस की बात आएगी सबसे पहला कमेंट आप करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को लेके। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंडर कौन से रेशियोज आते हैं वो भी आगे आएंगे। तुम्हारे पूरे सिलेबस में रेशियोज को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन आर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, जो ज्यादातर पीएनएल से नंबर्स उठाएंगे। Another are liquidity ratios, which will talk about how much cash balance the business has in hand. Although this liquidity ratio will talk about long term, short term both. तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने एक नई कैटेगरी कैलकुलेट कर दी, लेकिन जब डिटेल्स में ये दे रहे हैं तो ये लिक्विडिटी के अंडर ही दोनों को दे रहे हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो कंफ्यूज मत होना, मैंने दोनों को अलग अलग जगह डाला है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बात करेंगे, यानी वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड कैलकुलेशंस पिक्चर में आएंगी। रिसीवेबल से भी पैसा आता है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी बनाते हैं रिसीवेबल्स मेरे, लेकिन पेबल्स को मुझे पैसे देना होता है, तो मेरी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पे अटैक करते हैं रिसीवेबल पेबल्स। सिंपल करंट रेशियो कैलकुलेट करना हो सकता है इसमें, वो लिक्विडिटी रेशियोज हैं जहां पे मुझे लिक्विडिटी की बात करनी होगी कि मेरे बिजनेस में मनी कितना है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म की बात होती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रेशियोज की बात होती है, तो हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं गियरिंग की। ये वर्ड लिख लो, हालांकि मैंने पीपीटी में भी लिखा है, अपने दिमाग में सेट कर लो, तुम्हारे आंसर में ये वर्ड यूज होना चाहिए, गियरिंग। जब भी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रेशियोज की बात आएगी या सॉल्वेंसी की बात होगी, ये वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज होंगे। गियरिंग सॉल्वेंसी, गियरिंग सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब मेरे बिजनेस के पास डेट चुकाने के लिए पैसा है, मेरा बिजनेस इनफ फाइनेंस्ड है, फ्यूचर में चलने के लिए मेरे पास अच्छी खासी बैकअप है।
गियरिंग मतलब मेरी टोटल कैपिटल में डेट कितना है, दैट्स गियरिंग। इन्वेस्टर रेशियोज, जो इन्वेस्टर देखता है कि मैं पैसा किस में इन्वेस्ट करूं, उसके लिए टिपिकल 3-4 रेशियोज हैं, वो इन रेशियोज को देख के पैसा इन्वेस्ट करेगा। यानी हर रेशियो का एक अलग पर्पज है। तो ध्यान रखना, जब क्वेश्चन के परफॉर्मेंस की बात हो, तुम्हारा दिमाग नहीं चले, तुम रेशियो सारे निकाल देना जो जो तुम निकाल सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन 20 नंबर का आएगा। 20 नंबर में एटलीस्ट एग्जामिनर 10 रेशियोज तो एक्सपेक्ट करेगा। जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, 6 तो मैंने यही बोल दिए। रिसीवेबल्स टर्नओवर पक्का कैलकुलेट कराएगा। रिसीवेबल्स पेमेंट पीरियड, कलेक्शन पीरियड, पेबल्स पेमेंट पीरियड, इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड, जरूर कैलकुलेट कराएगा ये सब वो। तो कुछ रेशियोज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इंफॉर्मेशन दिखेगी, और इसमें क्वेश्चन में कभी कोई डिफिकल्टी नहीं होती, एक्सेप्ट फॉर कि बच्चा समझ ही नहीं पाता इसमें लिखना क्या है। अब एक एक करके इन रेशियोज को समझते हैं कि इसमें हम लिखेंगे क्या। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे आते हैं। जब परफॉर्मेंस पूछेगा क्वेश्चन कि परफॉर्मेंस बताओ भाई एक बिजनेस की क्या है, तो हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात करेंगे। मैं क्लास 12 पे नहीं जाऊंगी, चारों के जो फॉर्मूले हैं, पांचों के सॉरी, एक बार फटाफट देख लो, ये तुम्हारे सामने है, तुम्हें लर्न करने हैं, तुम 12 से करते आ रहे हो। एक जीपी रेशियो होता है, नेट प्रॉफिट रेशियो होता है, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है, एक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, एक नेट एसेट टर्नओवर होता है। अब एक एक का यूज समझते हैं। जीपी रेशियो, किसी कंपनी का हाई जीपी रेशियो है, उसका क्या मतलब है, बढ़िया जा रही है कंपनी, यस। लेकिन जीपी रेशियो 2 सालों में, यानी ईयर 1 और ईयर 2 के स्टैटिस्टिक्स मेरे पास हैं, मुझे वो कंपेयर करने हैं। दूसरे साल में जीपी रेशियो गिर गया इस कंपनी का, इसका क्या मतलब है। जीपी रेशियो के फॉर्मूले में एक तो ग्रॉस प्रॉफिट है, एक रेवेन्यू है। ये गिर कैसे सकता है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट गिर जाए, है ना, ग्रॉस प्रॉफिट यस। गिर जाएगा तो जीपी मार्जिन अपने आप गिर जाएगा, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट उतना ही रहे लेकिन रेवेन्यू बढ़ जाए। यानी आपने क्या किया, बढ़े हुए रेवेन्यू पे भी उतना ही प्रॉफिट कमाया है, इसका मतलब तुमने पक्का डिस्काउंट दे दिया है, सेलिंग प्राइस कम कर दी। बात समझ में आ रही है, ये इंटरप्रिटेशन बच्चा नहीं पकड़ पाता। जीपी मार्जिन कम होने का कारण होता है या तो न्यूमरेटर कम हो जाए या फिर डिनोमिनेटर बढ़ जाए और न्यूमरेटर सेम रहे। यानी रेवेन्यू तो बढ़ गया लेकिन प्रॉफिट उतना ही है, तो तुम्हारा जीपी मार्जिन कम आएगा। तो बुक ने ये अलग अलग सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन कर रखे हैं, जो मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ तुम्हें शायद कंफ्यूजन चालू हो गया होगा। ये अपन कैसे समझें तो बेटर है, कंपनी के केस को देख के। अपने आप वहां तुम्हें देख के दिखेगा, क्योंकि सामने दो नंबर्स दिख रहे होंगे कि अरे यार रेवेन्यू तो बढ़ गया लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट उतना का उतना ही है, तो अपने आप ही जीपी मार्जिन कम हो जाएगा, दिखेगा तुम्हें कैलकुलेशन करके। और वो तुम्हें फिर जवाब किससे लिंक करना है, रेवेन्यू से, ग्रॉस प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट मार्जिन किसी कंपनी का बेटर हो गया, मैं कमेंट में क्या लिखूंगी कि उसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है कि कम हुआ है, उसके रेवेन्यू पे क्या इंपैक्ट आया है। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है जीपी माइनस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, यानी मुझे यहाँ पे भी कमेंट करना हो सकता है। पॉइंट ये है, ये जो फॉर्मूला है तुम्हें इसको उधेड़ देना है, पूरा बिट्स एंड पीसेस में खोल देना है, और एग्जामिनर को समझाना है एक एक आइटम के नंबर्स क्वेश्चन से उठा के। एक इसमें आरओसी तो तुमने 12th में भी कैलकुलेट किया होगा, एक रिटर्न ऑन इक्विटी और आता है यहाँ पे। आरओसी होता है कि जो भी कैपिटल इन्वेस्टेड है उस पर क्या रिटर्न कमा रही है कंपनी। कैपिटल इन्वेस्टेड क्या होती है, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट दोनों, यही टोटल कैपिटल है। कंपनी क्या कमा रही है, इसलिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स लेते हैं। इंटरेस्ट थोड़ी कमा रही है कंपनी, डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे हो रहा है ना, तुम इंटरेस्ट से ऊपर वाला प्रॉफिट बोलो। इंटरेस्ट से ऊपर उससे पहले जो प्रॉफिट है, वो वाला प्रॉफिट किसका है, बैंक वालों का भी है जिन्होंने हमें लोन दिया है, और शेयर होल्डर्स का भी है, इसलिए हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में लेते हैं। एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ तो ध्यान रखना लॉजिक का, कैपिटल लगाने वालों के लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल है हम वो देखते हैं, फिर पीबीआईटी को उधेड़ेंगे जब कमेंट करेंगे।
कैपिटल एम्प्लॉयड को उधेड़ेंगे कि पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कम थी अब बढ़ गई, अपने आप ही आरओसी गिरेगा। पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ज्यादा था, अब गिर गया, अपने आप ही कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड गिरेगी। ये कमेंट करेंगे हम, लेकिन केस स्पेसिफिक, रटे रटाए नहीं। रटे रटाए बैठेंगे नहीं यहाँ पे एग्जाम में, एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। वो बोलेगा भैया केस की बात करो, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए तुम्हारा रटा हुआ ज्ञान। केस से लिंक करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, कुछ बात समझ में आ रही है? यस मैम। ठीक है, आते हैं इसके आगे। ये अभी पीपीटी मैं अभी के अभी ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, ताकि तुम लोग अभी जब क्वेश्चन करो तुम्हारे सामने फॉर्मूले तुम्हें दिखते रहेंगे। तो आते हैं पोजीशन रेशियोज पे। बैलेंस शीट का नाम क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बिल्कुल, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो क्या समझ में आया पोजीशन रेशियोज में? बैलेंस शीट से उठाएंगे ये रेशियोज अपने नंबर्स, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे अपने नंबर्स कहां से लेके आएंगे? बैलेंस शीट से। करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, करंट लाइबिलिटीज, गियरिंग की बात होगी, यानी डेट इक्विटी रेशियो की बात होगी। ओवर ट्रेडिंग क्या होता है ये भी बताऊंगी। ये सारे आइटम बैलेंस शीट से नंबर्स उठाएंगे, फिर हमारे पास 2 सालों के कंपेरेबल नंबर्स होंगे, उनको देख के कमेंट करेंगे। एक चीज का ध्यान रखना, आप शायद इसको 2:1 लर्न करते थे, करंट रेशियो को। आइडियल रेशियो वाज 2:1। डू यू रिमेंबर दिस? याद है? यस मैम। ये अब 1.5:1 हो गया है, इसको ध्यान रखना। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स रिवाइज हुए हैं। सो अब आइडियल रेशियो 1.5:1 माना जाता है, 2:1 नहीं माना जाता। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तीसरे रेशियोज पे आते हैं। अच्छा, अब ये जहां पे ये वर्किंग कैपिटल रेशियोज होते हैं, इनमें बहुत डिटेल मांगता है क्वेश्चन, क्योंकि एक बेसिक बिजनेस के ना ये आइटम्स बहुत रेलेवेंट आइटम्स हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड क्या है इसका तुम्हें अगर मैं सीधा लॉजिक बताऊं, मेरी इन्वेंट्री कितने टाइम में इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट हो जाती है, एक तो इसका ये होता है लॉजिक। दूसरा लॉजिक ये होता है मेरी इन्वेंट्री कितनी जल्दी सेल हो रही है, तो हो सकता है यहाँ पे किसी केस में तुम्हें रेवेन्यू भी यूज करना पड़ जाए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दोनों पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट किया जाता है। पहला, इनपुट किस रेट से या कितने दिन में आउटपुट में कन्वर्ट होता है। दूसरा, आउटपुट कितने डेज में अपने आप को रेवेन्यू में कन्वर्ट करता है, यानी टर्नओवर आता है मेरे एक इन्वेंट्री में, किसका पीरियड। तो ये दोनों में हो सकता है। तुम्हें एग्जाम में कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन अपने आप सिग्नल देगा। रिसीवेबल्स करेक्शन पीरियड, रिसीवेबल्स मेरे को कितनी जल्दी पेमेंट कर देते हैं, दिनों में आता है ये। तो एक बात बताओ, एक बिजनेस का रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड है 60 डेज का, दूसरे बिजनेस का कलेक्शन पीरियड है 45 डेज का, किस बिजनेस की परफॉर्मेंस बेटर है? 45 डेज वाली। 45 डेज वाली। कारण क्या लिखोगे इसमें? आधे बच्चे यही छोड़ देंगे कि ये बिजनेस बेटर है क्योंकि इसकी ना 45 डेज में पैसा वापस आ जाता है रिसीवेबल से। रीजन दो भाई, क्यों? व्हाट इज द रीजन? तुमने बेटर किस हिसाब से बोला? क्योंकि हमें मैम ने सिखाया है। चेजिंग डेट, कॉस्ट सेविंग इन चेजिंग डेट, पहला पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, एंड दिस इज अ गुड वर्ड ऑल्सो। प्रशांत, दिस चैप्टर शुड बी वेरी इजी फॉर यू। ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट कर रहे हैं हम। यस सर, ये इजी लगा। चेजिंग डेट, ये वर्ड आना चाहिए। मनी सेव, टाइम सेव्ड इन चेजिंग डेट। आपकी कंपनी बैठ के इनको चेज नहीं करती रहेगी, दैट्स द बेस्ट पार्ट, पैसा जल्दी आएगा। दूसरा, इसमें एक और तुम्हें वर्ड यूज करना होगा, वर्किंग कैपिटल में पैसा कम फंसा है। मनी ब्लॉक्ड in working capital is less in this company. Money blocked in working capital is less. ये चीज भी आपको लिखनी होगी। पैसा जल्दी आता है ना, पैसा फंसा हुआ नहीं है। एक कंपनी में 60 दिन फंसा हुआ है, एक में 45 डेज फंसा हुआ है। मैंने इसलिए बोला कि 45 डेज वाली बेटर है, तो आपको रीजन बताना है कि मैंने अंदाजा नहीं लगाया। आई हैव अ फुल प्रूफ आंसर ऑफ इट।
जल्दी जल्दी पैसा आएगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स के लिए बार बार ओवरड्राफ्ट उधार नहीं लेना होगा, शॉर्ट टर्म लोन नहीं लेने होंगे, खुद पैसा आता रहेगा मेरे पास। जैसे रिसीवेबल से पैसा आएगा मैं इन पेबल्स को ऑनर कर पाऊंगी। लेकिन अगर रिसीवेबल से पैसा आ रहा है 60 डेज में और पेबल्स बोल रहे हैं कि भैया 40 डेज में आप हमें पेमेंट करेंगे, मैं पैसा कहां से लाऊंगी फिर? मैं ऑब्वियसली ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी की तरफ भागूंगी, मैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस उठाने की बात करूंगी। ये दोनों क्या मुझे बिना ब्याज के मिलेंगे? यानी मेरी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगी अगर मेरा रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड ज्यादा है और पेबल्स पेमेंट पीरियड कम है। ये बात लोग ना समझ पाते हैं ना लिख पाते हैं। पॉइंट समझ में आया? पेबल्स पेमेंट पीरियड इज द पीरियड इन विच यू हैव टू मेक पेमेंट टू द पेबल्स। आप कब पेमेंट करते हैं? तो आइडियली मैं बोलूं वो बिजनेस अच्छा है जो पेमेंट लेट करे, रिसीव जल्दी करे, ताकि जल्दी पैसा आएगा, किसी और से उधार लेने की बजाय वो इसी पैसे से अपने पेबल्स को पेमेंट कर देगा। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है अनुज, इज दिस क्लियर? कुणाल? Yes, ma'am. अब एक कॉन्सेप्ट इसमें आता है, वैसे ही बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता, पर अगर पूछा जाए तो तुम्हें एक नंबर भी इसमें क्यों खराब करो वाली बात है। जब आपने इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड निकाल लिया, जब आपने पेबल्स पीरियड निकाल लिया, जब रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड निकाल लिया, हो सकता है क्वेश्चन 1-2 नंबर में पूछ ले कि वर्किंग कैपिटल साइकिल भी बता दो इस बिजनेस की। यानी इस बिजनेस का जो पैसा नॉर्मल प्रोडक्शन में लगता है उसकी साइकिल बता दो। उसकी साइकिल क्या होती है कि वो पैसा कितने दिनों में घूमता है। कैसे घूमता है? मेरी इन्वेंट्री होती है, मैं सबसे पहले उधार पे रॉ मटेरियल लेके आती हूँ, रॉ मटेरियल से मैं आउटपुट बनाती हूँ। यहां तक मेरा जो पैसा लग रहा है वो लग रहा है किसी शॉर्ट टर्म फाइनेंस से, लग रहा है। अब ये आउटपुट को मैं बेच देती हूँ, आई सेल इट ऑफ एंड नाउ आई क्रिएट अ रिसीवेबल। ये रिसीवेबल मुझे पेमेंट कर देता है लेट्स सपोज 40 डेज में। 40 डेज में अब मेरे पास आ गया पैसा। अब मैं इस पैसे को क्या करूंगी? मेरा जो रॉ मटेरियल सप्लायर था मैं इसको पेमेंट कर दूंगी। ये कितने दिन में मैंने पेमेंट किया? लेट्स सपोज मैंने एडिशनल 5 डेज में इसका पेमेंट प्रोसेस कर दिया। यहाँ पे रॉ मटेरियल से आउटपुट बनने में 10 दिन लग जाते हैं और फर्दर पैकिंग वैकिंग करने में 5 दिन लग जाते हैं। ये मेरी पूरी वर्किंग कैपिटल साइकिल हो गई। कितने दिन की हो गई? 10 डेज प्लस 5 डेज प्लस 40 डेज प्लस 5 डेज। ये नॉर्मल बिजनेस की है। तुम्हारे लिए क्या आएगा? ये 3 आइटम आएंगे बस। इन्वेंट्री को टर्नओवर करने में कितना टाइम लगता है, रिसीवेबल से पैसा आने में कितना टाइम लगता है, और आप पेबल्स को कितना पे करते हैं। नट शेल में ये वो है कि आपके पास पैसा कितनी जल्दी जल्दी घूमता है बिजनेस में। यहाँ पे तो फंसा हुआ है, यहाँ पे भी फंसा हुआ है, और यहाँ पे देना पड़ रहा है। दैट रिड्यूसेस योर वर्किंग कैपिटल साइकिल। ठीक है, पैसा जहां जहां अटका हुआ है माइनस जहां पे आपको पे करना होता है, तो वर्किंग कैपिटल साइकिल आपकी छोटी हो जाती है विद दिस पेमेंट पीरियड। जितने भी करंट एसेट्स हैं उनके ऊपर के दिन प्लस में जाएंगे, करंट लाइबिलिटी के दिन माइनस में जाएंगे। दिस इज योर वर्किंग कैपिटल साइकिल व्हेन यू हैव ब्लॉक्ड फंड्स। ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल साइकिल ज्यादा जगह नहीं पूछी हुई है, पर फिर भी आई जस्ट वांटेड कि 100% इसमें कवरेज हो जाए। डेट इक्विटी रेशियो पे आते हैं, गियरिंग की बात करते हैं। गियरिंग क्या होती है? मेरे टोटल कैपिटल में कितना डेट है। असल में तो गियरिंग ये होती है, लेकिन क्वेश्चन आपको कई बार चल के बोल देता है, नाम गियरिंग यूज करता है लेकिन बोलता है निकालो डेट अपॉन इक्विटी। तो अपने को झगड़ा नहीं करना है, क्वेश्चन बोले जो कर दो। क्वेश्चन ने बोला डेट अपॉन इक्विटी निकालो तो डेट अपॉन इक्विटी निकाल दो। क्वेश्चन बोले गियरिंग पे कमेंट करो तो दोनों निकाल के आना। मैं ये बोलती हूँ डेट अपॉन इक्विटी भी निकालो और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से भी निकालो। अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं ये क्या है। डेट मतलब सिर्फ लॉन्ग टर्म, सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट। ये लोन नोट्स हो सकते हैं, ये बैंक लोन हो सकते हैं, ये डिबेंचर्स हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये करंट लाइबिलिटी कैटेगरी में नहीं आने चाहिए। इक्विटी क्या होती है? जो भी शेयर होल्डर्स को मिलता है। क्या मिलता है? कैपिटल उनकी होती है, रिटेन्ड अर्निंग्स उनकी होती है, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी उनकी होती है, प्रीमियम उनका होता है। ये सारे आइटम्स इनके हैं, वो इक्विटी है। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? डेट प्लस इक्विटी। सिंपल लेमैन की तरह बात करो, डेट मतलब
जो लॉन्ग टर्म उधारी है बिजनेस जिससे चल रहा है। इक्विटी, लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरफ कमिटमेंट, पूरा कमिटमेंट, not only their capital. The commitment is if the company gets closed today, what am I supposed to give to my shareholders is equity. Likewise, total capital employed is जिसके भरोसे business चल रहा है. Total finances of my business, but long term only. That means total capital employed should be debt plus equity both. और असल में gearing ये होती है कि मेरी total capital employed में debt कितना है. So now you tell me, there is company A, there is company B. कंपनी ए का डेट इक्विटी रेशो या मैं बोलूं गेयरिंग है 40%, यानी टोटल कैपिटल में से अगर टोटल कैपिटल 100 की है तो 40 का इनका डेट है, जबकि कंपनी बी का यही 60% है। अब ये कैसे मैं बताऊं कि कौन सी कंपनी बेटर परफॉर्मर है, क्योंकि गेयरिंग के मामले में तो मैं कमेंट परफॉर्मेंस पे कर ही नहीं सकती। इट इज नॉट अबाउट परफॉर्मेंस, इट इज अबाउट द सॉल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस। अब मैं इसमें कमेंट क्या करूंगी, मैं बात ये करूंगी, हायर द गेयरिंग हायर इज द रिस्क। लिख लो ये लाइन, हायर द गेयरिंग हायर बिकम्स द रिस्क। अब तुम बोलोगे किसका रिस्क, इसको फॉर करो, फॉर इक्विटी। तो गेयरिंग ज्यादा होने से इक्विटी रिस्क की कैसे हो रही है, मैच नहीं हो पा रहा ये मामला। ऐसे हो रही है, पहले प्रॉफिट में जितना भी प्रॉफिट होता था सिर्फ 40% लोगों को ही हमें इंटरेस्ट देना पड़ता था। कंपनी का कमिटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वाज ओनली टुवर्ड्स 40% ऑफ द पीपल आउट ऑफ 100 की कैपिटल। ये बढ़ गया, यानी प्रॉफिट में से इंटरेस्ट मांगने वाले लोग बढ़ गए। तो अगर मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूं, मेरे लिए तो रेजिडुअल बचा ही बहुत कम है अब, बिकॉज ऑफ दिस लेस रेजिडुअल। और कंपनी आज अगर बंद भी हो जाएगी तो मुझे तो पेमेंट करने से पहले इनको पेमेंट करेगी, और इनका तो अमाउंट और बढ़ा लिया कंपनी ने, यानी मेरे लिए रिस्क बढ़ गया। पता नहीं मुझे मेरा लगाया हुआ पैसा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कुछ भी मेरे हाथ आएगा कि नहीं आएगा। विद इंक्रीज गेयरिंग द रिस्क ऑफ इक्विटी इंक्रीजेस, एंड विद दिस द ओवरऑल रिस्क ऑफ द बिजनेस इंक्रीजेस। तो हाई गियरिंग एक बिजनेस के लिए बहुत अच्छा सिग्नल नहीं होती है। दूसरा, तुम्हें ज्ञान के लिए बताती हूँ, लिखने में भी डाल देना चाहे, बिल्कुल कंफर्म फिगर है ये, बिल्कुल कंफर्म चीज है ये। जो डेट होल्डर्स होते हैं उनको राइट होता है कि अगर वो कोर्ट के पास पहुंच जाए तो कंपनी लिक्विडेट हो जाती है। ज्यादा डेट होल्डर्स आपने रख लिए ना, कल को कभी भी कंपनी में कुछ भी ट्रबल आएगी ये सीधा कोर्ट पहुंच जाएंगे लिक्विडेट करने के लिए, क्योंकि इनको डर लग रहा होगा कि कंपनी और भी बुरी स्थिति में आ गई तो इनका पैसा भी नहीं मिल पाएगा। तो ये वेट करने से पहले पहुंच जाएंगे कोर्ट की कंपनी को लिक्विडेट किया जाए और आज के आज हमें हमारा पैसा दिया जाए। एंड कोर्ट will be under pressure to do that because they have to protect the interests of the debt holders first. लेकिन इक्विटी होल्डर तो ये बोलेगा, यार वेट तो करते, पैंडेमिक चल रहा था, 2 साल में खत्म हो जाता, कंपनी रिवाइव कर जाती। 2 साल रुका नहीं किया तुमसे, बट दे वोंट स्टॉप। दे आर वेरी पावरफुल व्हेन इट कम्स टू लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। दैट मेक्स मोर गियरिंग रिस्की फॉर अ कंपनी। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि डेट का कंपनी के रिस्क से क्या लेना देना होता है? उसके प्रॉफिट में हिस्सेदारी और इंटरेस्ट मांगने वाले लोग बढ़ जाते हैं, इससे उसका रिस्क बढ़ता है। लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स हो सकती है उस बिजनेस को, और जो बिजनेस फ्यूचर के कैश फ्लोज का अंदाजा ही नहीं लगा सकता वो तो अपने इंटरेस्ट कमिटमेंट से बेचारा नहीं मीट कर पा सकता। यानी ऐसे में इंटरेस्ट कवरेज रेशो और देखना जरूरी हो जाता है मेरे लिए, कि एक बिजनेस के प्रॉफिट्स क्या इंटरेस्ट को कवर कर पा रहे हैं, इंटरेस्ट को पे करने लायक क्या प्रॉफिट्स कमा रहा है बिजनेस। ये सारी चीजें आपको लिखनी है जो रटने से नहीं होंगी, विद फ्लो क्वेश्चन के साथ साथ निकल के आएंगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रेशो क्या बताता है। क्या ये पूरा रेशो समझ में आया? आधी एफएम पढ़ा दी तुम्हें मैंने यहाँ पे। Yes, ma'am. एक मिनट रुकना गाइस जरा, मैंने एक इंटरेस्ट कवर डाला था वो इसमें आ क्यों नहीं रहा? ऊपर नीचे तो नहीं चला गया? ये चला गया।
ये इंटरेस्ट कवर का फॉर्मूला भी यहाँ पे है। इंटरेस्ट कवर क्या होता है? इंटरेस्ट से पहले आपके पास कितना प्रॉफिट है वो मेरे लिए काम का है, और मैं कौन हूं? डेट होल्डर हूं। मैं डेट मैंने दिया है कंपनी को, तो मेरे लिए कौन सा प्रॉफिट मैटर करता है? इंटरेस्ट और टैक्स से पहले वाला। उसी में से तो कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी, तो यहाँ पे भी पीबीआईटी पिक्चर में आएगा। असल में अगर तुम देखो ना, हर जगह पीबीआईटी पिक्चर में आ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिर्फ एक जगह आया था, रिटर्न ऑन इक्विटी में। क्यों? क्योंकि ये इक्विटी होल्डर्स को क्या मिलता है? जो बचता है सबको पे करने के बाद। यानी पहले तो आप इंटरेस्ट पे कर दोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड है तो वो पे कर दोगे, टैक्स पे कर दोगे, सारे लोगों को पे करने कराने के बाद में जो बचेगा वो इक्विटी होल्डर्स का है। इसलिए रिटर्न ऑन इक्विटी में ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यूज होता है। बाकी हर जगह तुम्हें पीबीआईटी मिलेगा, क्योंकि बाकी पार्टीज का राइट सबसे पहले होता है। अब आते हैं इन्वेस्टर रेशियोज पे। इन्वेस्टर इन 4 चीजों को देख के कंपनी के बारे में अपनी इमेज क्रिएट करता है। वो पहले तो बोलता है अर्निंग पर शेयर बताओ। अर्निंग पर शेयर अगर एक कंपनी की अच्छी है, मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, उसके लिए हम पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं, इसलिए यहाँ फॉर्मूला नहीं है उसका। दूसरा पी रेशो, दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। ये पी रेशो क्या होता है? एक इन्वेस्टर सबसे पहले ये देखता है कि मैं क्या अर्निंग के लिए पैसा लगा रहा हूं इस कंपनी में। यानी लेट सपोज अगर मैं इसका एक नंबर लूं, एक शेयर है जो मार्केट में बिकता है $150 का, और इसकी अर्निंग पर शेयर निकल के आ रही है कुछ $80। मेरा पी रेशो क्या बोलेगा? कितनी अर्निंग के ऊपर क्या प्राइस पे करने को तैयार हो रहा है एक इन्वेस्टर। तो वो कितनी प्राइस पे करने, लेट इसको मैं डबल कर देती हूँ, ये 160 करते ही क्या आएगा? डबल अमाउंट। यानी अर्निंग के हिसाब से डबल प्राइस पे करने को तैयार हो रहा है इन्वेस्टर। मार्केट में प्राइस इसकी डबल चल रही है इसकी अर्निंग के हिसाब से, दैट इज प्राइस अर्निंग रेशो। एक कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशो है 2, दूसरी कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशो है 1.2। बिग इन्वेस्टर क्या देखेगा? ये तो बहुत महंगा शेयर है अर्निंग के हिसाब से, डबल में बिक रहा है, जबकि ये ठीक है, जो अर्निंग हो रही है उस हिसाब से ये 1.2 टाइम्स चल रहा है। अर्निंग 100 हो रही है और ये 120 का मार्केट में बिकता है, ये मुझे बेटर लग रहा है, थोड़ा सा अफोर्डेबल है। डबल चलने वाला तो मुझे कारण ही समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा क्योंकि आपको तो 10 नंबर का आंसर लिखना है। अब आप इसमें क्या लिखोगे? जिसका बहुत ज्यादा प्राइस अर्निंग रेशियो लग रहा है, निकल रहा है, क्या कारण है उसका प्राइस अर्निंग रेशियो? मार्केट प्राइस इतनी उछली हुई क्यों है उसकी? मार्केट सेंटिमेंट्स इसके लिए एक वर्ड यूज होता है। व्हाई आर द मार्केट सेंटिमेंट्स in favor of this company? It can be a number of, it can have a number of reasons. First reason can be future expectation of further expansion. हो सकता है अभी कोई बात चल रही हो एक मेजर डील की, जिसकी वजह से मार्केट में न्यूज ऑलरेडी फैल गई हो, उसकी वजह से मार्केट प्राइस उछल गया इस शेयर का, कंपनी के शेयर का। दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस। क्वेश्चन अपने आप उसका सिग्नल देगा कि मार्केट में इस तरह की बातें चल रही हैं, तो अपने आप ही ईपीएस उछलेगा, उसका एमपीएस उछलेगा, और जैसे ही मार्केट प्राइस उछलेगा पी रेशो बढ़ जाएगा। तो हाई पी रेशियो के रीजंस फिर आपको ऐसे ही बताने हैं कि मार्केट प्राइस पर शेयर की वजह से हो सकता है, अर्निंग पर शेयर गिरने की वजह से भी हो सकता है पी रेशियो हाई। तो जरूरी नहीं है कि हाई पी रेशियो अच्छा ही सिग्नल हो, खतरनाक भी हो सकता है। मार्केट प्राइस उतनी, अर्निंग गिर गई तो भी पी रेशियो इंप्रूव हो जाएगा। केस बेसिस पे हमें कमेंट करना है। अब डिविडेंड यील्ड, ये सिंपल लेमैन की तरह है। क्या है? मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, उस पर मुझे क्या डिविडेंड मिला। मैंने एक शेयर खरीदा 120 का, इस पे मुझे डिविडेंड दिया गया 20 का, दिस इज डिविडेंड यील्ड। जबकि डिविडेंड कवर क्या होता है? बिल्कुल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जैसा होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, इंटरेस्ट कवर के लिए या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट इसी में से तो पे होगा, जबकि डिविडेंड किस में से पे होगा? जब सारी चीजें आप पे कर दोगे उसके बाद में डिविडेंड पे करोगे। डिविडेंड पे होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से। तो डिविडेंड कवर का मतलब क्या हो गया? डिविडेंड पे करने के लिए कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरे पास अवेलेबल है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता था? इंटरेस्ट पे करने के लिए कंपनी के पास कितना पीबीआईटी अवेलेबल है, जिसमें से इंटरेस्ट पे होगा। इंटरेस्ट तो टैक्स से पहले पे होता है, इसलिए इसको बिफोर टैक्स लिया जाता है, जबकि डिविडेंड टैक्स के बाद पे होता है।
इसी में से डिविडेंड पे होगा। समझे? लॉजिक समझ में आया? डिविडेंड कवर अगर किसी कंपनी का अच्छा है तो वो कंपनी सेफ टू इन्वेस्ट होती है, इन्वेस्टर उसकी तरफ काफी होपफुल होता है कि यार ये कंपनी बढ़िया है, डिविडेंड कवर बहुत बढ़िया है इसका। ठीक है, समझे? Yes, ma'am. और ये आपके रेशो सारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं।